जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो है पूरी डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। हमने कल आपको 28 तारीख अगस्त में जो पूछा गया सवाल था 2024 में, वो हमने करा रखा है। आज हम उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने कल कराया था वो 36 तक कराया था। आज हम शुरू कर रहे हैं 37 नंबर सवाल से, और ये जो है हम डिस्कशन के साथ करेंगे। जो नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम 37 नंबर सवाल से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दे ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम 37 नंबर सवाल से। और 37 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? फिर से सुनिएगा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके हो जाएंगे कि आपका जो है विनोद चंद्रन इसका आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? के विनोद चंद्रन। क्लियर हो गया? इसके आंसर जो हो जाएंगे के विनोद चंद्रन हो जाएंगे। बात करेंगे अब हम 38 नंबर सवाल पर। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन। और ध्यान रखेंगे कि ये मनरेगा से सवाल कुछ आता है वो हम बताते चलेंगे। पहला, मनरेगा 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 का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, एक मिनट। मनरेगा का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए, ऐसे लिखते हैं मनरेगा। मनरेगा ये रहा मनरेगा का फुल फॉर्म। तो यहाँ से हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्लियर हो गया? महात्मा गांधी। एन से हो जाएगा नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय। बात करेंगे ग्रामीण ग्रामीण रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी अधिनियम ये रहा आपका। क्या रहा आपका? रोजगार मनरेगा का फुल फॉर्म तो कहेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर इंग्लिश में अगर बात कर ले तो महात्मा गांधी, एम से महात्मा गांधी, एन से हो जाएगा नेशनल। एन से क्या हो जाएगा? नेशनल। आपका हम बात करेंगे आर से, अगर हम बात करें तो आर से हो जाएगा रूरल यानी ग्रामीण, रूरल हो जाएगा। ई से अगर हम बात करेंगे तो ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। ई से हो जाएगा, बच जाएगा जी। जी से हो जाएगा गारंटी। जी से क्या हो जाएगा? गारंटी। और ए से हो जाएगा एक्ट। फिर से सुनिएगा, मनरेगा का फुल फॉर्म तो एम से महात्मा गांधी, एन से हो जाएगा नेशनल, आर से हो जाएगा रूरल, ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, जी से हो जाएगा गारंटी, ए से एक्ट। क्लियर हो गया? ये मनरेगा जो नाम पड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था। ये मनरेगा नाम पड़ा है आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, 2 अक्टूबर 2009 को। कब पड़ा है आपका? तो 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर हम यहाँ लिख देते हैं, 2 अक्टूबर 2009 को आपको पड़ा है इनका नाम मनरेगा। इसके पहले क्या नाम था? तो आइए इसके पहले का नाम भी हम जिक्र कर ले। तो इसके पहले जो नाम था वो था नरेगा। इसके पहले नाम क्या था? नरेगा। यानी एम से महात्मा गांधी जो आप जोड़े हैं वो नहीं था पहले, पहले था नरेगा। नरेगा ये रहा आपका नरेगा। क्लियर हो गया? ये जो चला आपका, इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत की अगर बात करें
तो शुरुआत हुई थी आपका 2 फरवरी, अगर पूछ ले तब 2 फरवरी 2006 को ये जो है शुरुआत हुआ था किसका, नरेगा का। नाम कब बदला, तो हमने बता दिया गांधी जयंती पर बदला 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 फरवरी है, 2 अक्टूबर है गांधी जयंती पर, और क्या जुड़ गया, मनरेगा। क्लियर हो गया। इसमें आपको 100 दिन के लिए रोजगार दी जाती है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका डी होने वाला है, मनरेगा। क्लियर हो गया। मनरेगा का हमने फुल फॉर्म बता दिया, शुरुआत कब हुआ, इसका पहले नाम क्या था, सारा चीज़ हमने डिस्कशन कर दिया। चलिए अब है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखेंगे ये फुटबॉल से है। और इन्होंने जून 2024, कब, जून 2024 को इन्होंने संन्यास ले लिया है। कब ले लिया है, तो जून 2024 को इन्होंने संन्यास ले लिया है। इसलिए सवाल करंट अफेयर में पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, सुनील छेत्री फुटबॉल से थे जो जून 2024 में क्या कर लिए, संन्यास लेते। इसका 37 का हो जाएगा बी, इसका डी और इसका ए आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपके सामने 40 नंबर सवाल। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन का बात कर रहा है। तो इसमें आप उस समय जब सवाल किया गया था उसमें में के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दिनेश खारा। लेकिन अभी के डेट में अगर पूछ ले, ध्यान से, अभी के डेट में पूछ ले वर्तमान में, तो इनका ये हट चुके हैं और इनके जगह पर आए हैं श्रीनिवासुलु। हम लिख देते हैं यहाँ पर श्रीनिवासुलु शेट्टी। और ये जो हैं कब बने, तो 28 अगस्त 2024 को बने। देखिए जिस दिन पेपर है, हम जो पेपर का डिसीजन करा रहे हैं उसी दिन ही बने थे। तो उस दिन का पेपर तो पहले सेट हो चुका होगा। तो उस समय जो थे वो दिनेश खारा थे। तो क्वेश्चन के अनुसार उस समय जब आया था आंसर दिनेश खारा, लेकिन अब अगर आता है तो उसका आंसर होगा श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो बने हैं आपका 28 अगस्त 2024 को। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो बोल रहा है वो बोल रहा है आपका, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आपका 12C। अब सवाल ये है कि ये क्या संवैधानिक है, यानी लिखा हुआ संविधान में है कि ये जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, तो जी हाँ लिखा हुआ है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल है आपका 81A में ये चीज़ मेंशन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अब सवाल ये है कि कौन कौन क्षेत्र से ये मनोनीत करेंगे। तो क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे साहित्य, कला, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, और एक बचता है आपका समाज सेवा। तो ये 4 क्षेत्रों में जो है आपको चयनित मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति। इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत करेंगे 12 को, और 12 को भेजेंगे कहाँ पर, राज्यसभा में। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 81A में ये मेंशन है आपका। आगे चलते हैं अब हम। सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर है आपका 42। साउंड में अगर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, अभी 1-2 दिन में हम साउंड को लेकर के ठीक कर लेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा बने रहें और क्वेश्चन का आंसर देते रहें और देखते रहें कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर सवाल पर। 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत, तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आप समझ सकते हैं
कि जनगणना जो हुआ था 2011 में, इसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता होगा कुछ लोग ग्रामीण में बसते हैं, यानी ग्रामीण में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरा बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में। अब ये सवाल तो पूछ लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो है कितना, तो 31.16, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 100 में से घटा लीजिए तो 68.84% आएगा। कितना आएगा, 68.84% इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 42 का डी हो जाएगा। अभी तक जनगणना जो हो रहा है 2011 का ही हुआ है, तो आपसे सवाल जब पूछेगा 2011 का ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अब 43 नंबर सवाल पर, और 43 नंबर सवाल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल बोल रहा है थोड़ियम में पाया जाता है। थोड़ियम में भाई साहब क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ियम में मोनाजाइट, थोड़ियम जो है वो पाया जाता है किसमें, मोनाजाइट में। अब सवाल ये है थोड़ियम के बारे में कुछ जान ले कि थोड़ियम का सिंबल क्या होता है, तो लिखते हैं TH। देखिए कभी भी कैपिटल H मत लिखिएगा, स्मॉल में लिखिएगा। इसका परमाणु संख्या 90 होता है, और थोड़ियम की बात करें तो थोड़ियम 90 परमाणु संख्या, द्रव्यमान अगर बात कर ले तो 232। ध्यान रखेंगे थोड़ियम का 232। बात करेंगे इसका तो ये रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है ये, रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व क्या कहलाता है, जो स्वतः विखंडित होते रहता है, जो स्वतः क्या होते रहता है, स्वतः विखंडित होता है, स्वतः विखंडित होगा। ध्यान रखेंगे स्वतः विखंडित होता है। और कौन सी किरण निकालेगा, अल्फा, बीटा और गामा किरण निकालता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ध्यान रखेंगे मोनाजाइट, थोड़ियम जो है मोनाजाइट में पाया जाता है, और यहाँ पर थोड़ियम का सिंबल TH है, H स्मॉल होगा। ध्यान रखेंगे 90 का परमाणु संख्या है, 232 का द्रव्यमान संख्या है। कैसा तत्व है, तो रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जो स्वतः वातावरण में खंडित होते रहता है और अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो जो क्वेश्चन है आपका अंगूठा चूसने का मुहावरा बताना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि खुशामद करना आंसर होता है। क्या होगा इसका आंसर, खुशामद करना। अंगूठा चूसने का मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। अब आते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1913 ईस्वी में किया किसने था, तो लाला हरदयाल। नाम क्या है उनका, लाला हरदयाल, इनका नाम है लाला हरदयाल। क्लियर हो गया। कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। कौन सा जगह है, सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर जो हुआ था इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें कि अन्य भी थे, तो जी हाँ अन्य में भी थे, जो एक में नाम है आपका बरकतुल्ला। अगला जो बात करेंगे अगर हम बरकतुल्ला के बाद भगवान सिंह, हम यहाँ लेते हैं भगवान सिंह रामचंद्र, और एक आप याद रखिएगा सोहन सिंह भखना। ये जो हैं आपके इतने जो हैं आपके थे, लेकिन मेन कहा जाता कौन थे, लाला हरदयाल। कब हुआ, तो 13 आंसर का जाएगा इसका A। और सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, USA में। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला नंबर क्वेश्चन है ये रहा आपका 46। सिंधु घाटी से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखेंगे कालीबंगा से। कुछ चीज़ें और जान ले, कालीबंगा कौन से राज्य में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो राजस्थान याद रखिएगा। मिलान करने के लिए आता है, हड़प्पा स्थल देगा और कहे कौन सा राज्य पड़ता है,
मिलान करिए। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में पड़ता है। नदी पूछ ले तो घग्गर नदी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है आपका। हड़प्पा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सी नदी पर? रावी, पाकिस्तान में पड़ता है। मांटेगोमरी जगह, ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। राखी गढ़ी की अगर बात करें तो राखी गढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। और इसका भी अगर नदी पूछ लिया जाए तो ये भी जो है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और ख़ास बात क्या है राखी गढ़ी के बारे में कि जितने भी भारत में हड़प्पाई स्थल मिले हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा हम लिख रहे हैं हड़प्पाई स्थल। हड़प्पाई स्थल जो है, हड़प्पाई स्थल ये कहाँ पर है? आपका कौन सा है? राखी गढ़ी कहाँ? भारत में हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी पर। रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी के किनारे है और पड़ता गुजरात में है। क्लियर हो गया? हमने सब के बारे में बता दिया। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। हड़प्पा जो है रावी है और कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, मांटेगोमरी। रंगपुर मादर नदी किनारे गुजरात में। राखी गढ़ी की बात करेंगे हरियाणा में होगा घग्गर नदी किनारे। क्लियर हो गया? राखी गढ़ी के बारे में एक विशेष बात क्या थी? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है ये। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अब हम 47 नंबर सवाल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कालीबंगा, जोते हुए खेतों के साक्ष्य। हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन जो है आपका कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बिहार इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार। अब बात करेंगे कौन कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, और पहले कर्क रेखा बोलते किसको हैं? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ध्यान से देखिएगा, राजस्थान, हम शॉर्ट में लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान के बगल में पड़ेगा गुजरात, गुजरात से गुजरेगी। इसके मध्य प्रदेश से गुजरेगी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से होकर निकलेगी। इसके बाद आपका झारखंड से होकर निकलेगी। झारखंड के बाद बात करें तो वेस्ट बंगाल से आपको निकलेगी। इसके बाद मिजोरम होगा और इसके बाद आपका त्रिपुरा होगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैप से आप याद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि मैप से बाकी राज्य भी आप क्लियर रहेंगे और साथ साथ आप तुरंत बता भी सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, आपका मिजोरम और त्रिपुरा। याद भी लगता है मित्र पर गमछा झार, ट्रिक भी है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, हम यहाँ लिख देते हैं बढ़िया से। चलिए जी, तो बात करेंगे कि ट्रिक क्या है इसका। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो आप इसका निकाल लीजिएगा कौन कौन सा हमने राज्य बता दिया आपको। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय नहीं है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है आपका सूरत किस नदी किनारे है? सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है? चलिए सूरत की बात कर लेते हैं। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। क्लियर है? नर्मदा अगर पूछ लेता कौन सी नदी किनारे है, इसके किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर। कौन सा शहर है? जबलपुर, आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे हम माही नदी। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद क्या करना रखना आपको कि कर्क रेखा को, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
2 बार काटती है। कौन? माही नदी। हो गया। बात करें लूनी नदी, तो भारत के एकमात्र, किसका? भारत का एकमात्र अंतर्वाही, मतलब यही है जो अंदर अंदर है, लुप्त हो गई है, तो अंतर्वाही नदी है ये। क्लियर हो गया? कौन सी? लूनी नदी। तो ये हमने बता दिया आपको कि सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है, नर्मदा जो है जब्बलपुर, नर्मदा के किनारे जब्बलपुर है। माही नदी के बारे में बता दें, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है। क्लियर हो गया होगा। सूरत के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानकारी ले लें अगर इतिहास से, तो हम देखेंगे कि सूरत में ही 1907 में, कहाँ पर? 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन हमेशा हर एक साल होता था 1885 के बाद से, 1885 से 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? कांग्रेस का। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्लियर हो गया? हमने क्या बोला? हमने बोला 1907 ईस्वी में सूरत में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और 2 भागों में टूट गया। एक गरम दल और एक आएंगे आपके नरम दल। गरम दल में कौन कौन आते हैं? तो लाल, बाल, पाल। याद रखेंगे, लाल, बाल, पाल। और इधर हम बात करेंगे नरम दल, बाकी लोग थे आपके। इसमें अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष का नाम पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस। हम इसको मिटा करके लिख देते हैं आपको। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी बोस। ये रहे आपके। हो गया? तो इस तरह था, आपको हमने बता दिया। सूरत के बारे में भी बता दिया। सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी के किनारे है। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, यानी पहला विभाजन हुआ। और इस विभाजन के जब हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। एक का पड़ गया गरम दल, एक हो गया नरम दल। गरम दल से आपको याद रखना लाल, बाल, पाल। चलिए आगे हम चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 49, और वो क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन करने से पहले एक हम स्लाइड लेते हैं, पूरे बिहार के बारे में कुछ चीज़ें बता दें आपको। जैसे लिंगानुपात की बात कर रहा है ये, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात में 2 सवाल पूछी जाएगी। एक पूछी जाएगी उच्चतम, ठीक है, और एक पूछा जाएगा न्यूनतम, ठीक है। उच्चतम और न्यूनतम पूछा जाएगा। उच्चतम में हो जाएगा गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज हो गया। और न्यूनतम अगर पूछ ले तो न्यूनतम में हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और कौन सा हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। तो भागलपुर और मुंगेर बात करेंगे तो गोपालगंज का 1015 है, जबकि बात करेंगे 879 जो है वो भागलपुर और मुंगेर का है। क्लियर हो गया? आगे जो हम बात करेंगे इसमें कि लिंगानुपात कितना है इसका, तो इसका लिंगानुपात है 918। बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या जो है आपका, चलिए बात करें जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या अगर बिहार का पूछ ले, किसका? बिहार का जनसंख्या, तो 10 करोड़ 38 लाख। 38 लाख जो है ये जनसंख्या है आपका। क्लियर हो गया?
जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछ ले बिहार का वृद्धि दर, तो वृद्धि दर जो होगा वह आपका होगा 25.07%। क्लियर हो गया। वृद्धि दर कितना है 25.07%। लिंगानुपात कितना है 918। उच्चतम कौन से राज्य जिला में है, तो गोपालगंज 1015 है। न्यूनतम भागलपुर मुंगेर है आपका 879 879। जनसंख्या कितना बिहार का 10,38,00,000। वृद्धि दर कितना है, तो आपका हो जाएगा 25.07%। हम कुछ और बात कर ले इसमें कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। 10,38,00,000 में अगर हम बात करें कि 10,38,00,000 में मेल कितने हैं, तो मेल याद रखिएगा आप 5 करोड़ कितने 5,41,00,000 5,41,00,000 है। जबकि फीमेल की अगर बात करें तो 4,49,00,000 है। क्लियर हो गया। तो हमने कहा मेल कितने हैं 5,41,00,000, फीमेल कितने हैं 4,49,00,000। पूरे जनसंख्या बिहार कितनी है 10,38,00,000 2011 के जनगणना के अनुसार। अब बात करेंगे साक्षरता दर। किसकी बात कर रहे हैं, साक्षरता दर की बात करें। साक्षरता दर जो होगा वो है आपका 69.83 यानी कि 83% आपका है। इसमें बात करें हम उच्चतम कौन सा होगा, हाई की अगर बात कर ले यानी उच्चतम दर, आप हाई समझिएगा इसलिए लिख रहे हैं, समझिएगा उच्चतम दर की बात करें रोहतास जिला कौन सा हो जाएगा रोहतास। अगर हम बात करें न्यूनतम का, रोहतास का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका न्यूनतम की अगर बात करें मिनिमम, एम से लिख रहे हैं मिनिमम, तो इसका हो जाएगा आपका पूर्णिया। कौन हो जाएगा, तो पूर्णिया हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम कि मेल में, अब साक्षरता दर तो हमने ओवरऑल बात किया पुरुष और महिला मिला करके कि साक्षरता दर बिहार का 69.83% है। हाई कितना है रोहतास का है, मिनिमम किसका पूर्णिया का। लेकिन मेल में अगर बात करें कि मेल में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा पुरुष जो है शिक्षित हैं, इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। कौन हो जाएगा जिला, तो रोहतास। और अगर हम बात करें मिनिमम की, अगर हम बात करें तो मिनिमम हो जाएगा कटिहार। मिनिमम कौन सा हो जाएगा, कटिहार आपका हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें इसके बाद कि मेल कितने % शिक्षित हैं, तो 70 पॉइंट आपका 32%। कितने 70.32%। अगर हम बात करें वहीं पर फीमेल का, तो फीमेल शिक्षित है 53 पॉइंट आपके 57%। और बात किया जाएगा इसमें जो हाई है वो कौन सा है, तो मुंगेर है। हाई कौन सा हो जाएगा, मुंगेर। और न्यूनतम की बात करेंगे मिनिमम या न्यूनतम का, तो सहरसा। हम एक बार पूरी तरह से ओवरऑल हम अब रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ध्यान से सुनिएगा। बात करेंगे बिहार की जनसंख्या कितनी है 10,38,00,000। वृद्धि दर कितनी है 25.07%। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं 918 है। उच्चतम की बात करेंगे तो गोपालगंज है 1015। न्यूनतम की बात करेंगे भागलपुर और मुंगेर में है 879 है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, इसमें हमने बात किया कि कितने जो हैं पुरुष हैं जनसंख्या में, तो 5,41,00,000। फीमेल कितने हैं, तो 4,49,00,000। साक्षरता दर कितना है 69.83%। इसमें कहा जाएगा मिनिमम किसका है, तो पूर्णिया का है। हाईएस्ट किसका है, रोहतास का है। मेल में बात करेंगे तो हाईएस्ट रोहतास का ही है, लेकिन मिनिमम कटिहार का है। पुरुष की साक्षरता दर 70.32% है। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो महिला का आपका हो जाएगा
53.57%। हाईएस्ट मुंगेर का है, मिनिमम सहरसा का है। क्लियर हो गया। मुंगेर से कंफ्यूज नहीं करना है। हम मुंगेर को फिर से देखिए, मुंगेर की अगर हम बात करें, मुंगेर की हम बात करें तो हमने कहा था यहाँ पर कि लिंगा अनुपात सबसे कम है 879। अब फीमेल में जो आपको बात करेंगे कि शिक्षित, तो मुंगेर ही है फीमेल में शिक्षित हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या था, तो मिनिमम न्यूनतम लिंगानुपात, तो आप इसमें क्या मारिएगा, भागल मुंगेर दोनों दे रखा है, तो इसमें चलेंगे हम किसके साइड में, भागलपुर मारेंगे। इसका आंसर क्या मार देंगे, भागलपुर ही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि मुंगेर थोड़ा ज़्यादा है तो हम लेके चलते, लेकिन ऐसे लिखा था भागलपुर मुंगेर, बट भागल अगर ऐसे दे देगा तो भागलपुर मराएगा आपका। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, अगर ये सवाल आपका है तो यहाँ बात करेंगे कि ये खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर, लेकिन हार्ड कोर्ट जो दे रखा है यहाँ पर दो जो खेल हैं वो जैसे खेल जो यहाँ पर खेले जाते हैं। आपका बात करेंगे हार्ड कोर्ट का, तो एक का कर लेते हैं हम, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खिलाता है। और हार्ड कोर्ट इसका बात करें तो अमेरिकी ओपन, अमेरिकी जो है ओपन, ये भी जो गेम है आपका खिलाता है किस पर, तो ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। किस लिए हो गया क्लियर। तो आपका जो है इसका ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट पर कौन सा खिलाता था, फ्रेंच ओपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमने कहा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खिलाता है, तो हो गया ग्रास कोर्ट पर। लेकिन अब बात करेंगे कि हार्ड कोर्ट पर कौन खिलाता है, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ग्ले कोर्ट पर कौन सा, तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल जो है वो क्या है। इसके पहले सवाल देख ले। कहाँ तक हो गया था आपका, 50 तक हो गया था, 51 पर आते हैं। अब ये रहा 51 नंबर सवाल पर, सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। अब सवाल ये है, सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। बात करेंगे सुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। इसके सुंग वंश के संस्थापक पूछ ले तो पुष्यमित्र सुंग थे, पुष्यमित्र सुंग थे, पुष्यमित्र सुंग थे। 185 ईसा पूर्व में स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया। वैशाली किसकी राजधानी रही, तो वज्जी की राजधानी रही। महाजनपद का हमने जिक्र किया था, उसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है। थानेश्वर की अगर हम बात करें तो वर्धन वंश, इसी को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, पुष्यभूति वंश। क्लियर हो गया। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश जो है आपका, इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। क्लियर हो गया। सुंग वंश शासकों की राजधानी कहाँ हो जाएगा, विदिशा। वैशाली की किसकी राजधानी है, वज्जी की। थानेश्वर किसकी राजधानी है, तो पुष्यभूति वंश, जिसका वर्धन वंश भी कहता है, ये इसकी राजधानी हो गई। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका बांका जिले में क्या है, स्थित है। बांका जिले में आपका स्थित है। बात करेंगे, यह एक जो है धार्मिक स्थल है। कौन सा स्थल है, धार्मिक स्थल है। किस दृष्टि से यहाँ क्या है, धार्मिक स्थल क्यों बोला गया, यहाँ कौन धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि यहाँ मंथन हुआ था,
जो मंथन हुआ था वो बिहार कौन जिले में पड़ता है, बांका जिले में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक मेला लगता है, बौंसी मेला। कौन सा, बौंसी मेला। तो बौंसी मेला यहाँ पर लगता है और ये कब लगता है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर जो है आपका मेला लगता है, बौंसी मेला। कहाँ, बांका में। बांका धार्मिक स्थल है, किस दृष्टि से, तो यहाँ मंथन कहते हैं कि हुआ था। क्या हुआ था, मंथन हुआ था, कहा जाता है ऐसा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका बांका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है, हमने कल आपको क्वेश्चन में कैमूर के बारे में कुछ बताया था। आप जो है इसका आंसर दें, कैमूर के बारे में बताइएगा, कैमूर क्या बताया गया था। क्लियर है। रोहतास तो बता ही दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं अब अगले सवाल पर। रेहला पुस्तक किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। ये कब आए थे भारत में, तो ये आए थे आपके 1333 ईस्वी में। किसके दरबार में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में लिख दिया MBT। क्लियर हो गया। तो ये कब आए थे, तो 33 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए हुए थे। अब्दुल रज्जाक ये कब आए हुए थे, तो ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य पढ़िएगा जब, उस समय संगम वंश के एक राजा थे और वो थे देवराय द्वितीय। कौन थे राजा, देवराय द्वितीय। उनके दरबार, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे कौन, अब्दुल रज्जाक। क्लियर हो गया। तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय, ये कौन से साम्राज्य में थे राजा, तो विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो ने किया था, हरिहर। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का, और इन लोगों ने किया था। और उसी में वंश में एक राजा हुए देवराय द्वितीय, जिनमें अब्दुल रज्जाक आए हुए थे। कब आए हुए थे अगर पूछ लिया जाए, 1442 ईस्वी के समय। 1442 ईस्वी में ये आए हुए थे। क्लियर, यहाँ तक हो गया होगा। कहाँ से आए हुए थे, अब्दुल रज्जाक के बारे में जानना चाहते तो ये फारस से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे, फारस से। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे इसका कि आए हुए थे आपके फारस से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें मार्को पोलो का, तो मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी, यहाँ लिख रहे हैं हम 13वीं शताब्दी, ये आए थे 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी के अंत में आए थे। पांड्य देश की यात्रा किए थे, पांड्य देश की यात्रा, और इसी का इन्होंने जिक्र भी किया है अपनी किताब में। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। एक बच गए और वो है आपके अल बरूनी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार हम इसको मिटाते हैं और हम इनके बारे में बताते हैं ताकि बढ़िया रहेगा आपके लिए कि अगर सवाल इससे पूछा जाता है तो आप आंसर दे पाएंगे। और वो है अल बरूनी। अल बरूनी जो हैं, इनको ये जो आए थे महमूद गजनवी के साथ आए थे, उन्होंने पुस्तक लिखी किताब उल हिंद। क्या लिखे थे, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। क्लियर हो गया। इन्होंने, या इसको बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिनको किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमारे ख्याल से वो सबका आंसर मिल गया। हमने बता दिया अल बरूनी के पुस्तक का नाम बता दिया, किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी। इब्न बतूता 33 ईस्वी में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। आगे हमने बात किया कि मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा के 13वीं शताब्दी के अंत में अब्दुल रज्जाक जो थे देवराय द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। देवराय द्वितीय कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक, विख्यात शासक कहा जाएंगे। ये जो हैं 1442 ईस्वी में आए थे। और बात करेंगे ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था।
कौन कौन किए थे? तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, दोनों मिलकर किया था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल ये है कि महात्मा गांधी यानी गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? और यही लौटे थे तो प्रवासी दिवस मनाएगा, तो कल हमने जिक्र किया था 1915 में ये गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी। कब आए थे? तो 9 जनवरी याद रखेंगे। और इन्हीं के आवागमन पर हमने शुरू किया कौन सा? प्रवासी दिवस। क्लियर हो गया। यहाँ से देखेंगे आपका कि 1916 खास रहेगा लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। इसमें आखिर क्या हुआ? तो हमने अभी आपको बताया कि 1907 में कांग्रेस टूटी थी। कांग्रेस क्या हुई थी? टूट गई थी, विभाजन हुआ था 2 में, गरम दल और नरम दल। ये लखनऊ अधिवेशन में ये फिर से क्या हो गए? संयुक्त हो गए। कौन क्या हो गए? संयुक्त हो गए, शामिल हो गए, दोनों एक हो गए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर हो गया। बात करेंगे 1912 की घटना की। अगर बात करें तो आपको पता होगा दिल्ली जो है वो राजधानी बनी थी। 1911 में पास हुआ था, दिल्ली बनी राजधानी आपका 1912 में। दिल्ली दरबार याद होगा, तो दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था 1911 में, दिल्ली दरबार जब लगा, और आपका 1912 में जाकर के दिल्ली राजधानी बन गई आपकी। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर पूरे पॉइंट को हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आप अगर पूरे पॉइंट को ढंग से देखते रहेंगे एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। मालूम चलेगा 2-3 अगर हम सेट करा देते हैं आपको, तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे जो एक दूसरे एग्जाम में मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगा कि तुरंत आप टिक लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल है आपका कि बेरी बेरी रोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन बी। इसका तो आंसर पता चल गया होगा, 15 था इसका। विटामिन बी, B1 थायमीन के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? थायमीन के नाम से। अगर आपसे पूछ ले सी से भी कोई रोग होता है क्या? तो हाँ जी, स्कैर्वी रोग होता है, स्कैर्वी रोग होगा। और बात करें विटामिन ए से तो आपको पता होगा कि इससे जो होगा आपका विटामिन रेटिनॉल हो गया आपका, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी से अगर हम बात करें तो विटामिन डी से कौन सा? रिकेट्स रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिकेट रोग हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से। क्लियर हो गया। तो विटामिन सी से हमने क्या बताया? स्कैर्वी रोग बता दिया। बी से क्या बताया? थायमीन। डी से क्या बताया? स्कैर्वी रोग हमने आपको बता दिया कि इससे ये रोग होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल जो है द्विसदनीय की बात करें तो आपका हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका भाग कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में है। दिमाग में आएगा इसका आंसर भी हो जाएगा। आपके दिमाग में अब सवाल आएगा कि कौन कौन से जो हैं वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब है कि एक होगा विधान परिषद और एक हो जाएंगे विधानसभा। क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विधान परिषद विधानसभा का तो कितने हो गए? 6। अब बात करेंगे कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। तो देखिए याद करना बड़ा सिंपल है, बिहार अपना है ही। दूसरा बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश, यूपी लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ? तेलंगाना। तो ये हो गया देखिए आपका 2, 2, 4 और 2, 6। याद करिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कौन सा? छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इससे अलग हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा 6 राज्य हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो है वो है आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क इसको सीधा समझता है। बनता कहाँ है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक उल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखेंगे। अगला बात करेंगे आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मोजले।
अगर पूछ लिए आवर्त सारणी के जनक तो मेंडलीफ हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी के अगर जनक पूछ ले, सारणी के जनक, तो आपके हो जाएंगे मेंडलीफ। मोजले जो हो जाएंगे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी प्रतिपादक डोबराइनर की बात करें तो इन्होंने दिया था त्रिक नियम। त्रिक नियम में क्या बोला गया था, इन्होंने कहा था कि अगर 3 तत्व है ए, बी और सी, तो बी का जो द्रव्यमान होगा, हम लेते हैं मास ऑफ बी, ये मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी, और बट्टा में 2 से भाग दे देंगे तो मास ऑफ बी निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है आपका भारी जल। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो इसका भारी जल का बात करें अगर हम, फार्मूला होता है D2O। अनुभार अगर पूछ ले इसका, क्या पूछ ले, अनुभार, तो अनुभार इसका होता है 20 हो गया। D2O हो गया, सूत्र हो गया, अनुभार कितना हो गया 20 हो गया। कि हाँ वो यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का कार्य क्या होता है, देखिए एक होता है विखंडन, यदि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन, और एक क्या होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन। अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन, तो इससे बना है अणुबम, और ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हमको सूर्य पर। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन जो है संलयित होकर के हीलियम बनाता है और बहुत सारे ऊर्जाएं निकलती है। नाभिकीय विखंडन से बना है परमाणु बम। अगर हम इसको अनियंत्रित छोड़ दे तो परमाणु बम हो जाएगा, और हम चाहते कि ये विखंडन नियंत्रित रहे, तो इसलिए यूज क्या करते हैं हम लोग, नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए। अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो परमाणु बम बन जाता है आपका। क्लियर हो गया। आपको पता होगा परमाणु बम जो गिराया गया था कहाँ गिराया गया था, जापान पर गिराया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला जो है अब आपका चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या अगर पूछ ले तो आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का अगर सूत्र पूछ ले तो HCOOH हो जाता है। इसको दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल भी है। क्या नाम है इसका, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल भी है इसका नाम। क्लियर हो गया। फॉर्मिक अम्ल भी है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल विस्फोट बनाने किया जाता है। क्लियर हो गया। कार्बोनिक अम्ल क्या है, तो H2CO3। ये जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो रिएक्शन में बनाता है कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वो प्लिनी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। कौन हो जाएंगे, प्लिनी इसके हो जाएंगे। टोलमी की बात करें, भारत का भूगोल इन्होंने किताब लिखा है, भारत का भूगोल इन्होंने लिखा है टोलमी ने। क्लियर हो गया। बात करेंगे मेगास्थनीज, तो इंडिका पुस्तक ये बहुत फेमस है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। और अगर हम बात करें कि जियोग्राफिका का तो स्ट्रोबने ने लिखा है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका का जो पुस्तक है किसने लिखा है, स्ट्रेबो ने लिखा है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल जो है वो बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है, तो पता होगा आपको। ये जो है आपका सिंधु नदी पर है। रावी नदी बताए थे आपको अभी, हड़प्पा। क्लियर हो गया। 1921 ईस्वी में दयाराम शाही ने इसको खोजा था।
सिंधु नदी पर जो है आपका मोहनजोदड़ो है, क्लियर हो गया। चिनाब नदी को वैदिक काल में, ऋग वैदिक में नाम क्या है इसका, अस्किनी, अस्किनी याद रखेंगे, हो गया। तो ये आप याद रखेंगे इसको। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है अभी लास्ट स्लाइड की तरफ आ चुके हैं, और ये जो है आपका सवाल नंबर 63, जर्मन सिल्वर बना होता है, तो हम याद रखेंगे ये हो जाएगा कॉपर, जिंक एवं निकेल। ध्यान रखेंगे कॉपर जो होता है वो 60% होता है, जिंक जो होता है उसमें 20% होता है, और निकेल की बात करें तो कितना परसेंट होता है, 20% होता है। बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट पूछता खास है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता। देखिए इसमें सिल्वर नहीं है, ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, क्लियर हो गया। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम आपका आंसर हो जाएगा इसका। और 13वां विश्व आज का अंतिम सवाल है, एक पार्ट में हम अभी और करेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हाँ, लेकिन हम पूरी तरह से डिस्कशन साथ करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप जो है कोई भी एग्जाम बैठे, चारों ऑप्शन हम डील कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी सवाल उससे मैच करेगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। क्लासेज कल भी होगी, टाइमिंग 9 से 10 रखा गया है। चलिए 13वां विश्व कप 2023 की बात कर रहा है। 2023 विश्व कप हुआ था कहाँ पर, भारत में। भारत हार गया था और ऑस्ट्रेलिया क्या रही थी, विश्व चैंपियन रही थी, आपका जीत गई थी, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपका जो है ये सब सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है कुमार क्लासेस 9, यहाँ से आप जाकर के ज्वाइन करके आप ग्रहण कर सकते हैं, क्लियर हो गया। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मुलाकात अब कल होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, और कल आपका पूरी तरह से 28/8/2024 जो सवाल पूछा हुआ है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।